हमारा टॉपिक है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो चलो हम टॉपिक में अपने आगे जाने से पहले समझ लेते हैं कि ये एनपीए होता क्या है, नॉन परफॉर्मिंग असेट होता क्या है। तो इसको भी जानने से पहले हम जानते हैं असेट क्या होता है। असेट मीन्स आपके पास कुछ रखा हुआ है, वो आपके पास कैश हो सकता है, वो आपके पास कोई आपकी मशीनरी हो सकती है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। आप एजुकेशन ले रहे हो तो वो क्या है, आपकी असेट है। तो असेट वो चीज़ होती है जो फ्यूचर में आपको रिटर्न देती है, परफॉर्म करती है, जो जिस तरीके से परफॉर्म करती है वो आपको कुछ प्रॉफिट देती है। तो दैट इज़ कॉल्ड असेट। आपके पास पैसे हैं, आपने बैंक में डाल दिए, बैंक में आपने डाल दिए तो बैंक आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देता है। तो वो क्या है, वो पैसा जो आपने रखा है वो आपका असेट है। तो अब यहाँ पर क्या है, नॉन परफॉर्मिंग असेट, एक ऐसी असेट अब वो परफॉर्म नहीं कर रही है। यानी कि कहीं पर किसी बैंक ने किसी को पैसा दिया था, बैंक ने तो ये सोच के दिया था कि दिस विल परफॉर्म और बैंक को इससे कुछ ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है और वो बैंक का पैसा और बैंक का ब्याज डूब गया है। तो इस तरीके के जो असेट्स होते हैं इनको हम एनपीए बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट। हालांकि 90 डेज यानी कि मान लो बैंक ने डिसाइड किया कि भाई अभी इस तारीख को, पर्टिकुलर डेट को उसको उसका इंटरेस्ट और असेट मिल जानी चाहिए, यानी कि उसका जो भी मूलधन था वो मिल जाना चाहिए। अब वो उस डेट से 90 डेज तक अगर नहीं मिलता है तो उसको फिर एनपीए की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। और एनपीए को भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया है, जिसको हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो आई होप कि आपको एनपीए समझ में आ गया होगा। 2016 में ये काफ़ी चर्चा में था क्योंकि 2016 में एनपीए टॉप पर था। अब ये न्यूज़ में क्यों है, और ये न्यूज़ जो भी है बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारी इंडियन इकोनॉमी के और हमारे बैंकिंग सेक्टर के पर्सपेक्टिव से। तो देखते हैं क्या न्यूज़ में दे रखा है। द ग्रॉस एनपीए ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इस तरीके की बैंक्स फेल टू ए 6-year लो ऑफ 5.9% इन मार्च 2022 and net NPAs reduced to 1.7% during the same period। यानी कि जो ग्रॉस एनपीए है वो कम होके 5.9% हो गया है, जो अभी तक का पिछले 6 साल में सबसे कम है। और जो नेट एनपीए है वो 1.7% हो गया है, जो भी एक काफ़ी छोटा नंबर है। तो कहने का मतलब है कि एनपीए नीचे जा रहा है, ये बता रहा है कि हमारी जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी स्थिति सुधर रही है। आगे आपको एनपीए के बारे में बता रखा है, जो हमने अभी डिस्कस किया है वही सब कुछ होगा। चलो फिर भी देख लेते हैं एक बार कि अब एनपीए के बारे में क्या दे रखा है। एनपीए के बारे में इसमें बता रखा है कि जो बैंक्स हैं, तो बैंक जो भी मनी होता है उनका, जो भी वो लोन प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड असेट, क्योंकि वो उनको रिटर्न प्रोवाइड करता है, इनकी बैंक के लिए इनकम जनरेट करता है, इसलिए उसको असेट माना जाता है। अब इसमें क्या है कि इट हैज़ नो प्रॉब्लम और डज नॉट कैरी मोर देन नॉर्मल रिस्क, इट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड असेट। यानी कि जहाँ तक हम नॉर्मल रिस्क होती है वहाँ तक अगर कोई असेट है तो उसको हम स्टैंडर्ड असेट बोलते हैं। अगर वो नॉर्मल रिस्क को क्रॉस कर जाती है कि भाई रिस्की हो जाती है वो, तो फिर उसको हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट, यानी कि एनपीए। अब यहाँ पर आपको एनपीए की 3 कैटेगरीज बता रखी हैं। सब स्टैंडर्ड असेट, इफ इट रिमेन्ड एनपीए फॉर अ पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 months, यानी कि 12 महीने तक कोई भी असेट अगर एनपीए रहती है तो उसको सब स्टैंडर्ड असेट माना जाता है। यानी कि वो स्टैंडर्ड असेट से अब सब स्टैंडर्ड असेट में आ जाती है। एंड आफ्टर दैट डाउटफुल असेट, यानी कि 12 महीना को क्रॉस कर जाती है, 12 महीने से भी ज़्यादा हो जाते हैं और एनपीए रहती है, तो उस टाइम पर उसको बैंक्स जो हैं वो डाउटफुल असेट की कैटेगरी में रखते हैं। और उसके बाद लॉस असेट्स वो होती हैं जिनको राइट ऑफ नहीं किया गया होता। राइट ऑफ का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जो कोई भी बैंक हो उसकी अपनी एक बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट में एक तरफ उसको जो भी पैसा उसके पास आ रहा है वो लिखना होता है, एक तरफ जो वहाँ से जा रहा है वो लिखना होता है। तो उसमें जो लॉस असेट है
उसको अगर उसने हटा दिया है, राइट ऑफ कर दिया है, तो कोई बात ही नहीं है। राइट ऑफ का मतलब उसको बैलेंस शीट से हटा देना, जिससे कि बैंक जो है उसकी स्थिति सही दिखाई दे, एक्चुअल कंडीशन उसकी दिखाई दे। अगर राइट ऑफ नहीं किया गया है और वहाँ के जो ऑडिटर्स हैं उन्होंने बोल दिया है कि भाई अब ये जो तुम्हारा पैसा है अब वो मिलने वाला नहीं है, तो उसको फिर डाउटफुल एसेट से आगे लॉस एसेट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट बता रखा है, वही अभी जो हमने डिस्कस किया था कि बेस्ड ऑन ओवरड्यू नॉर्म्स अ लोन और एडवांस फॉर विच द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट इज ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 90 days इज क्लासिफाइड एज एनपीए। यानी कि 90 दिन तक उसका ना तो प्रिंसिपल मिलता है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब मूलधन मिलता है, और ना ही उसका ब्याज मिलता है, तो उसको हम एनपीए की कैटेगरी में डाल देते हैं। सो बेस्ड ऑन द एनपीए पीरियड एंड इट्स आइडेंटिफिकेशन द एनपीए कैटेगरी, 3 कैटेगरी हैं, तीनों हमने देखी। एग्रीकल्चरल लोन्स के लिए अलग है, उनके क्रॉप सीजन के हिसाब से उनको लिया जाता है। जैसे कि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स होती हैं उनके लिए टू क्रॉप सीजन लिया जाता है कि भाई 2 क्रॉप सीजन तक अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो उसको एनपीए में रख देते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो उसके लिए 1 क्रॉप सीजन होता है। तो ये आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि प्रीलिम्स में इस तरीके से पूछ लिया जा सकता है कि एग्रीकल्चरल लोन्स के लिए भी सेम हम पैटर्न अपनाते हैं एनपीए का, तो दिस इज़ 100% रॉन्ग। तो इस तरीके के ट्रैप में फंसाना यूपीएससी को बहुत अच्छे से आता है। अब इसके बाद मोर ऑन इम्प्रूविंग एसेट क्वालिटी ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। तो फर्स्ट इसमें दे रखा है कि द स्लिपेज रेशो। तो पहले समझ लेते हैं कि स्लिपेज रेशो होता क्या है। स्लिपेज रेशो का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर ईयर में वहाँ पे किसी बैंक के या किसी इकोनॉमी के एनपीए अपॉन उसकी स्टैंडर्ड असेट, कौन सी असेट? उसकी स्टैंडर्ड असेट एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। सो दिस इज फार्मूला ऑफ व्हाट? स्लिपेज रेशो। स्लिपेज रेशो बस इतना सा है, यही बताता है कि एनपीए कितना ज़्यादा है या एनपीए कितना कम है, ये बस बताता है स्लिपेज रेशो। So measuring new accretions to NPAs as a share of standard advances at the beginning of the period declined across bank groups during 2021-22। वही स्लिपेज रेशो कम हुआ है। भाई सीधी सी बात है, जब एनपीए कम होगा और एनपीए आपको फॉर्मूले में दिख रहा था कि ऊपर था, उसके नीचे स्टैंडर्ड असेट थी, है ना, एनपीए कम होगा तो स्लिपेज रेशो ऑब्वियसली कम ही होगा। उसके बाद दे रखा है क्रेडिट कॉन्सेंट्रेशन। So credit concentration of scheduled commercial banks has reduced with diversification of borrowers। यानी कि क्रेडिट कॉन्सेंट्रेशन वो है कम हुआ है, यानी कि कुछ ही लोगों के पास नहीं जा रहा है पैसा, अब कि गिने चुने लोगों के पास बैंक पैसा दे रहा है। अब क्या डाइवर्सिफिकेशन हुआ है? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब डिफरेंट क्लासेस के लोग, डिफरेंट सेक्टर्स के लोग, डिफरेंट रीजन्स के एंड कम्युनिटीज़ के लोग, तो इसका डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। तो दिस इज़ वेरी गुड इंडिकेटर फॉर एनी पर्टिकुलर बैंक। उसके बाद है कैपिटल टू रिस्क वेड एसेट रेशियो, जो है वो भी बढ़ा है। मतलब जो CRAR हमारा होता है, कैपिटल टू रिस्क वेड एसेट रेशियो, वो बढ़ा है। अब ये CRAR होता क्या है? बस इतना सा समझ लो कि भाई तुमने कहीं पे लोन दे रखा है, मान लो आपने 10,000 करोड़ का दे रखा है, तो उसका कुछ परसेंटेज आपको इसलिए रखना होता है कि भाई वो मान लो उसका आपने 10% या 15% जो भी डिसाइड किया गया उसके हिसाब से आपको रखना होता है कि मान लो अगर आपका वो असेट चला गया, कोई लेके पैसा वो आपका चला गया नीरव मोदी जैसा, तो फिर क्या होगा? आप जो पब्लिक है जिसका पैसा आपने ले रखा है बैंक ने, वो कहाँ से दोगे? तो ये इसीलिए कैपिटल रखना पड़ता है, वो एडवांस में रखना पड़ता है। सो दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल टू रिस्क वेड एसेट रेशो, और जो हमारे बासेल नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग इसको डिसाइड किया जाता है। सो ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैज़ इंक्रीज्ड, तो अभी हमने देखा ये भी इंक्रीज्ड हो गया है। अब उसके बाद है प्रोविजनिंग कवरेज रेशो हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। ये भी एक ऐसे ही कवरेज रेशो होता है, इसमें भी स्टैंडर्ड को की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ही किया जाता है, तो ये भी इंक्रीज हुआ है। सो मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट फॉर credit risk reveal that scheduled commercial banks would be able to comply with the minimum capital requirements, है ना। सो इवन अंडर सीवियर स्ट्रेस सिनारियो, तो कहने का मतलब बस वही है कि जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं,
उनको आगे भी फॉलो कर पाएंगे बैंक्स, और अभी भी कर रहे हैं। तो ये सब इस टेस्ट में पर्टिकुलर में पता चला है। एंड आफ्टर दैट क्या है, द अर्निंग्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक्स ऑल्सो इंक्रीज्ड। भाई जब बैंक की जो स्थिति अच्छी होगी, एनपीए कम होगा, स्टैंडर्ड एसेट बढ़ेगी, तो अब आपको यहाँ पे जो मिशन इंद्रधनुष है बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए आपने सुना होगा, उसके बारे में कुछ बता रखा है। तो पहला क्या, फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी कि इसमें बस यही इंडिकेटर्स बनाए गए जिससे कि जो बैंक्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया जा सके कि भाई तुम्हारी ये अकाउंटेबिलिटी, यानी कि बैंकिंग सेक्टर को अकाउंटेबल बनाया जाए। दूसरा, डिस्ट्रेसिंग, सो एड्रेसिंग issues of major recipients of public sector banks funding, strengthening risk control measures and NPA disclosures वगैरह वगैरह, जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं। मतलब डिस्ट्रेस में अगर कोई बैंक है तो उसको किस तरीके से बाहर निकाला जाए, दूसरे में ये बात की गई है। थर्ड में बैंक बोर्ड ब्यूरो, इसका काम है, एग्जीक्यूटिव हैं, इंपॉर्टेंट चेयरमैन हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, तो उनको अपॉइंट करना। ये क्वेश्चन भी 2 बार आ चुका है, आपको पता होगा यूपीएससी के प्रीलिम्स में। एक तो 2022 में आया और इससे पहले भी एक बार आया था। उसके बाद है गवर्नेंस रिफॉर्म्स। गवर्नेंस रिफॉर्म्स जो भी एचआर की प्रैक्टिसेस हैं, नॉमिनेशन ऑफ चीफ रिस्क ऑफिसर है, इन सब के लिए भी इसमें सुधार किया गया है। एंड आफ्टर दैट एम्पावरमेंट, नो इंटरफेरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो बैंक्स जिस तरीके से काम करते हैं उनको अच्छे से काम करने दिया जाए, स्वतंत्रता के साथ काम करने दिया जाए, और वहाँ पर कम से कम हस्तक्षेप हो। एंड आफ्टर दैट कैपिटलाइजेशन, तो आपने कैपिटलाइजेशन के बारे में तो भाई बहुत सुना होगा। कैपिटलाइजेशन का मतलब सीधा सा इतना होता है कि मान लो कोई बैंक है और बैंक की स्थिति सही नहीं है। अब जब बैंक की स्थिति सही नहीं है, पैसा नहीं है उसके पास, तो सरकार क्या करती है कि भाई पर्टिकुलर किसी अदर बैंक से या खुद अपने से जैसे भी कर सके, वो रिक्वेस्ट करती है उन बैंक से कि भाई इसको पैसे दे दो तो इस बैंक का भी काम अच्छे से चलने लगे। तो इसको हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। तो मिशन इंद्रधनुष में ये भी आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या है इसके बाद आपको यहाँ पर बता रखा है अपॉइंटमेंट्स के बारे में। सो सेपरेटिंग द पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, और जो चेयरमैन है उसकी पोस्ट को सेपरेट किया जाए। कि व्यक्ति को रखोगे दोनों पोस्ट के लिए तो फिर क्या होगा कि शक्ति का केंद्रीकरण होगा, जो किसी भी पर्टिकुलर एरिया के लिए सही नहीं होता है। सो प्राइवेट सेक्टर कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो अप्लाई, ये भी इसमें बता रखा है कि केवल गवर्नमेंट सेक्टर से ही आए ये ज़रूरी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के लोग जिनके पास एक्सपर्टीज़ है, अनुभव है, वो भी यहाँ पे आके अपना काम कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। रीजन्स बिहाइंड रिड्यूसिंग एनपीएस, यानी कि क्या वजह है या क्या कारण है जिसकी वजह से ये खुशखबरी सुनने को मिली है कि एनपीएस कम हो रहे हैं। तो उसमें 4R स्ट्रेटेजी है। पहला ये 2015 में स्टार्ट हुई थी, है ना। इसमें क्या है कि रिकॉग्नाइजिंग एनपीएस ट्रांसपेरेंटली, यानी कि सबसे पहले तो ये पता लगाना कि भाई कहाँ कहाँ पे एनपीएस हैं, है ना। बैंक भी अपने एनपीए को छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिससे पता न चले लोगों को कि इनकी स्थिति से ठीक नहीं है, तो उससे भी उन नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी इमेज पे पड़ता है। सेकंड है रेजोल्यूशन एंड रिकवरी। रेजोल्यूशन का मतलब इसमें एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होता है, वो बैंक और जो पैसा लेके गया है उनके बीच में मध्यस्थता करवाता है कि किसी भी तरीके से कैसे भी वो अगर पैसा उनका या उसका कुछ परसेंटेज उसको मिल सके बैंक को, तो वो मिल जाए, वो रेजोल्यूशन के थ्रू होता है। एंड रिकवरी का मतलब होता है जब नहीं मानते हैं तो फिर सरफाइसी एक्ट वगैरह जो भी यूज़ कर रही है हमारी जो आरबीआई के थ्रू पावर जो बैंक को मिली हुई है, तो उसके थ्रू डंडा मार के पैसा लिया जाता है। एंड आफ्टर दैट रिकैपिटलाइजेशन, वो हम देख चुके हैं, रिकैपिटलाइजेशन में पैसा गवर्नमेंट फिर से उसमें बैंक में लगाती है। एंड आफ्टर दैट रिफॉर्म्स इन द फाइनेंशियल इकोसिस्टम एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो जो भी रिफॉर्म्स लिए जा सकते हैं उनको लिया जाए। तो ये है 4R स्ट्रेटेजी, एंड मेंस में आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और इसमें बता रखा है कि जो हमारा ईज फ्रेमवर्क है, यानी कि एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, तो वो भी एक उत्तरदायी कारण है जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर बैंक में रिफॉर्म हो सका और पब्लिक सेक्टर बैंक में स्थिति सुधर सकी। उसके बाद है क्लीन का अपना C फॉर क्लीन क्रेडिट
L फॉर लेवरेजिंग डेटा, यानी कि डेटा तक लोगों की पहुंच हो सके और बैंकिंग सेक्टर के पास भी डेटा हो। एंड एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एक्शन अगेंस्ट डिफॉल्टर्स एंड NPA रिकवरी, तो ये पूरा क्या है, क्लीन बैंकिंग है। एंड आफ्टर दैट स्मार्ट बैंकिंग, स्मार्ट बैंकिंग में S फॉर स्पीडी, M फॉर मल्टी चैनल रीच, एंड A फॉर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल, एंड आफ्टर दैट R फॉर रिस्पॉन्सिव एंड टेक्नोलॉजिकली एनहांस्ड, T फॉर। तो ये सब आपको यहाँ पे फुल फॉर्म दे रखी हैं कि किसका क्या मतलब है। आगे इंद्रधनुष प्लान के बारे में यहाँ बता रखा है। तो इंद्रधनुष प्लान हम पूरा देख चुके हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म इनिशिएटिव पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए सरकार की तरफ से लाया गया था, जिससे कि अकाउंटेबिलिटी और कैपिटलाइजेशन, डिस्ट्रेस में अगर कोई बैंक है तो उसको कैसे उबारना है, तो ये सब इसमें हमने चर्चा की थी। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है पॉलिसी सपोर्ट के बारे में कि पॉलिसी सपोर्ट क्या मिला है। तो उसमें स्टेट एंड RBI हैज़ हेल्प्ड शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स टू नेविगेट वेव्स ऑफ द पैंडेमिक एंड स्ट्रेंथन देयर रिस्क अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, यानी कि रिस्क को वो अब्जॉर्ब कर पाएँ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने और RBI ने दोनों ने मिलके इस पे काम किया है और पैंडेमिक को वो झेल पाएँ। सो अमेंडमेंट इन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इसमें अमेंडमेंट भी किए गए थे। तो इसमें क्या किया गया था कि इसमें प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस MSMEs के लिए लाया गया था। अब ये समझ लेते हैं कि ये प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है क्या। होता क्या है कि मान लो कि ये एक बैंक है, ये बैंक है और यहाँ पे कौन है, ये बैंक क्या है, क्रेडिटर है और ये डेटर है, और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इस पर्टिकुलर डेटर, यानी कि मान लो इसकी कोई फैक्ट्री है या कंपनी है, तो इसमें इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, इन्वेस्टर होंगे। तो होता क्या है कि अभी मीडिएटर की तरह बैंक काम कर रहा है, तो इसमें ये पहले ही से ऐसा प्रोविज़न कर दिया जाता है कि मान लो, तो इसमें ये प्रोविज़न किया गया था कि एक पर्टिकुलर अमाउंट तक अगर ये डेटर ने पैसा लिया है इस क्रेडिटर से डेटर ने पैसा लिया है, तो ये डायरेक्टली इस बैंक के थ्रू प्रोसेस ना करके डायरेक्टली कोई भी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, और अगर इसकी स्थिति अच्छी हो जाती है तो धीरे धीरे ये इसका पैसा चुका देगा। तो ये पहले से ही ये प्री प्लान होता था, इसलिए इसको हमने क्या बोला, इसलिए इसको बोला गया प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एंड आफ्टर दैट क्या है, क्रेडिट गारंटी स्कीम कोविड-19 के दौरान लाई गई थी। तो इसके बाद प्रोग्रेसिव नॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट हेल्प्ड बैंक्स टू किक स्टार्ट फ्रेश लैंडिंग साइकिल वाइल साइमल्टेनियसली इम्प्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी, है ना। तो इससे ये फ़ायदा मिला था, इसमें कुछ समझाने का है नहीं। एंड अदर रिफॉर्म्स में क्या था, मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड सेटअप नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़, ये तो काफ़ी चर्चा में रहा था कि नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़ बनाई गई थी। उसमें ये होता था कि मान लो कि किसी बैंक का NPA हो गया है, तो वो NPA खरीद लेती थी ये कंपनीज़, ठीक है। उसके बाद इसको जितना हो सके वो इस तरीके से वो उसको ले सकते हैं, उतना उससे वसूल लेती थी। तो ये क्या है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़ बनाई गई। एंड इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड बनाया गया। तो इस तरीके से कुछ ये काम किए गए। अब इसके बाद है ईज नेक्स्ट रिफॉर्म्स। तो ये क्या थे, तो ईज नेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ 2 की इनिशिएटिव्स। पहला है ईज 5.0 फॉर ए कॉमन पब्लिक सेक्टर बैंक्स रिफॉर्म्स एजेंडा, एंड आफ्टर दैट बैंक स्पेसिफिक 3-year स्ट्रेटेजिक रोड मैप बेस्ड ऑन बैंक्स बिजनेस प्रायोरिटीज़। तो इसमें ये 2 चीज़ें थीं। तो बस इतना सा पता हो कि ये ईज नेक्स्ट रिफॉर्म किससे संबंधित है, दिस इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि हर जगह हर चीज़ याद हो ये ज़रूरी नहीं है, बिकॉज वी आर ह्यूमंस नॉट कंप्यूटर्स, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा सा बस इसको पढ़ लेना और देख लेना, ज़्यादा कुछ इसमें PhD करने की ज़रूरत है नहीं, है ना। तो आगे देखते हैं अब रिमेनिंग एंड इमर्जिंग चैलेंजेस फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम। तो अभी रिमेनिंग एंड इमर्जिंग चैलेंजेस पब्लिक सेक्टर बैंक्स के सामने क्या है, तो पहला है हायर पब्लिक सेक्टर बैंक्स NPAs। तो अभी भी NPA है, कम हुआ है वो एक अलग बात है, बट अभी भी है ना। सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स NPA द mainstay of the Indian banking system are still higher, that is 7.6%. Also in case of severe stress scenario they will rise to till financial year 23 10.5%.
तो अब ये आप देख रहे हो तो अभी भी कम नहीं है, ज़्यादा ही है। सेकंड है मर्जर्स रोल, और जिस तरीके से ये मर्जर हो रहा है बैंकिंग के बीच में, तो इंस्टेड ऑफ बेटर बोरोवर्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स मर्जर्स हैव हेल्प्ड इन एनपीए रिडक्शन। जैसे इंडियन बैंक का आपने सुना होगा कि इलाहाबाद बैंक के साथ किया था, एक्वायर कर लिया था उसको। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये भी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अब मान लो आपने मर्जर कर लिया बैंक का, तो ये पूरा जिस तरीके से बड़ा स्टाफ होता था, डिफरेंट ब्रांचेज होती थी, तो इन सब पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एंड आफ्टर दैट क्या, लोअर कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, so the net interest margins and profitability of public sector banks is still lower than प्राइवेट बैंक्स। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की हालत तो आप जानते ही हो कि वहाँ पे कर्मचारी भी किस तरीके से बिहेव करते हैं और किस तरीके से लोग उनसे मतलब घबराते हैं कि भाई वहाँ जाके बैंक में अकाउंट नहीं खुलवाना है। क्यों? क्योंकि भाई जब बिहेवियर अच्छा नहीं होगा वहाँ के कर्मचारियों का तो कौन जाना चाहेगा। आप SBI में जाइए कभी, वो भाई ढंग से बात करने की तो दूर है, आपसे पहली बात तो बात ही करें। आप बोलते रहेंगे, खड़े होकर चिल्लाते रहेंगे, तो बड़ी देर में तो सुनते हैं वो। अब एक फैक्टर ये भी होता है उनके पास वर्कलोड ज़्यादा होता है, ये भी एक फैक्टर है। और दूसरा, अगर आप किसी ICICI इस तरीके की किसी प्राइवेट बैंक में जाते हो, प्राइवेट बैंक में भाई जाते ही आपसे ऐसे लिया जाता है जैसे आप उस बैंक के दामाद हैं, समझ रहे हो। तो कहाँ कॉम्पिटिटिवनेस इनके पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट के बीच में है, कोई मतलब तुलना ही नहीं है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर एक नेगेटिव बता रखी है। आगे देखते हैं। इज़ इन NARCL, यानी कि जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाई गई है ना, जो ये कंपनी बनाई गई, तो इसने भी अपना टारगेट पूरा नहीं किया। जो इसका काम था, जो इसको टारगेट पूरा करना था, ये नहीं कर पाई। तो एक ये, और उसके बाद एक कमी अभी क्या चैलेंज है, दूसरा है डिक्लाइन इन IBC रेजोल्यूशन, यानी कि जो IBC के रेजोल्यूशंस होते थे वो उनमें भी डिक्लाइन देखने को आया है। और IBC को 2016 में बड़ी ख्वाहिशों के साथ, बड़ी चर्चा के साथ बनाया गया था। अगर ये अच्छे से काम नहीं करेगा तो जैसे अब उसके बाद है अर्ली साइंस ऑफ स्ट्रेस, जैसे कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, यानी कि डिस्कॉम्स हैं, वहाँ पर भी पोस्ट पैंडेमिक स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। एंड आफ्टर दैट लोन वेवर्स, है ना। तो ये सब हमने पूरा डिस्कस किया है यहाँ तक। तो वे फॉरवर्ड में बता रखा है कि जो कोई भी बैंकिंग सेक्टर जो होती हैं, यानी कि जो बैंकिंग सेक्टर होता है वो किसी भी पर्टिकुलर इकोनॉमी की बैकबोन होता है। अगर इकोनॉमिक स्लोडाउन अभी बढ़ रहा है, राइजिंग इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन भी राइज हो रहा है, वार्निंग साइंस ऑफ स्ट्रेस इन स्टेट फाइनेंस और फियर्स ऑफ रिसेशन का भी है। सो इन द US एंड द एंड ऑफ द इजी मनी एरा, विद इजी मनी एरा का मतलब समझते हो कि मतलब आसानी से पैसा बैंक बाहर की तरफ निकाल दे, है ना। तो इजी मनी पॉलिसी उसकी आपने पढ़ी होगी, एक टाइट मनी पॉलिसी होती है, एक इजी मनी पॉलिसी होती है। टाइट मनी में पैसा बैंक अपनी तरफ खींचता है ना, आसानी से लोगों को पैसा नहीं मिल पाता है, तो वो कंडीशन होती है। सो फिर सेंट्रल बैंक्स रेजिंग इंटरेस्ट रेट, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे सेंट्रल बैंक्स, तो फिर बैंक जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको भी अपना इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर बढ़ानी पड़ती है, तो जिससे कि पैसा बाहर कम जाता है। So the banking system will face severe stress. So therefore, to maintain improving health of banks and government must ensure क्या क्या करना चाहिए, यहाँ पर सलाह दे रखी है। पहला पाथ ऑफ रिस्क पर, यानी कि कम से कम रिस्क को किया जाए जिससे एसेट क्वालिटी को मेंटेन रखा जा सके। कैपिटल एडिक्वेसी है उसको भी बेहतर तरीके से रखा जा सके। आपने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में सुना होगा कि ये क्या होता है कि लोन दे रहे हो तो उसका कुछ परसेंटेज आपको रखना होता है, इसी तरीके से होता है। एंड आफ्टर दैट ओवरकम पुअर गवर्नेंस एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, बिल्कुल सही बात है। पुअर गवर्नेंस है तो उसको सही करो, और जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको बढ़ाओ। और IBC में जो भाई हमारा जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है उसमें जो भी संशोधन हो सकता है उसमें संशोधन करो, NCLT वगैरह में, तो जिससे कि बेहतर तरीके से काम कर सकें। एंड आफ्टर दैट कंटिन्यू बैंकिंग रिफॉर्म्स विद नेसेसरी इकोनॉमिक रिफॉर्म, मतलब जो आगे चल के जैसी ज़रूरत हो इकोनॉमी की, जैसे बैंकिंग सेक्टर की डिमांड हो, उसके हिसाब से उसमें संशोधन किए जाएं। तो इस तरीके से हमने ये पूरा टॉपिक डिस्कस किया। NPA से संबंधित ये काफ़ी बड़ा टॉपिक था, और ये एक ऐसा टॉपिक था जो मतलब समझना इतना आसान नहीं है। तो इसको आपने वीडियो को अगर अच्छे से देखा होगा, अब इसके बाद अगर आप एक बार इसको रीड कर लेते हैं तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको समझ में अच्छे से आया है तो दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड गिव अस सपोर्ट, क्योंकि अगर आप सपोर्ट देंगे तभी हम इस चीज़ को कंटिन्यू रख पाएंगे, और अन्यथा तो आप समझ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।